नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका प्रतिज्ञा पाठशाला के YouTube चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है अभी हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, अभी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2, इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 2। और आज कौन सी वीडियो है? वीडियो नंबर 6। और जिन्होंने पहले पिछली वीडियो नहीं देखी है, पहले वो जाके पीछे की वीडियो देखे ताकि उनको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि हमने पीछे की जो टॉपिक्स थे उनमें क्या क्या पढ़े। उसमें हमने पढ़ा अर्थव्यवस्था के बारे में, उसमें पढ़ा हमने नियोजन के बारे में, उसमें पढ़ा हमने अपनी पंचवर्षीय योजना के अल्पकालीन और दीर्घकालीन उद्देश्यों के बारे में, उसमें पढ़ा हमने क्या जो हमने अपनी नीति बनाई थी 1991 तक उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। फिर हमने पढ़ा क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अपनी जो प्लानिंग की थी पंचवर्षीय योजना उसकी क्या क्या सफलताएं थी। और आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई क्या उसकी सफलताएं थी या कुछ असफलताएं भी थी। असफलताएं मतलब कि हमने प्लानिंग तो करी लेकिन हमारी प्लानिंग जो हुई वो सक्सेसफुल नहीं रही। तो वो कौन कौन सी असफलताएं थी जो कि हमारी पंचवर्षीय योजनाओं की या फिर नियोजन की थी। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। आज का क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में मतलब हमारी इकोनॉमी में नियोजन की असफलताएं लिखो। इसका मतलब जो आपने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई थी उनकी क्या क्या असफलताएं थी। तो देखो एक ग्राफ बना रखा है आपके सामने और ये इस तरह के 5 असफलताएं लिखी हुई है। कितनी लिखी है? 5। पहली कौन सी है? दयनीय निर्धनता। दयनीय निर्धनता का मतलब क्या होता है कि भाई हमने प्लानिंग तो करी, हमने पंचवर्षीय योजना तो बनाई लेकिन निर्धनता हमारे सामने जैसे थी वैसे के वैसे ही रही, या फिर निर्धनता क्या हो गई और बढ़ गई, जिसको हम पंचवर्षीय योजना के दौरान दूर नहीं कर सके। दूसरी बात मुद्रास्फीति की ऊंची दर। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पंचवर्षीय योजना बनाई थी हमने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए लेकिन कीमतें नियंत्रित नहीं हुई बल्कि क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है। अगला क्या है? बेरोजगारी संकट। हमारे सामने क्या उत्पन्न हो गया? तो हमारे सामने बेरोजगारी संकट उत्पन्न हो गया। जबकि हमने पंचवर्षीय योजना किस लिए बनाई थी? हमने पंचवर्षीय योजना बनाई थी कि जो हमारे देश के लोग हैं उन सबों को रोजगार मिल सके और हमारे सामने किसी भी तरह की कोई बेरोजगारी ना हो। लेकिन फिर भी वो योजना बनाने के बाद भी हम क्या रहे? विफल रहे और हमारे सामने बहुत बड़ी मात्रा में लोग क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। ठीक है। अपर्याप्त आधारिक संरचना मतलब हमने प्लानिंग क्यों करी थी? हमने प्लानिंग करी थी कि भाई जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी आधारिक संरचना नहीं बनाई थी तो अब विकास हमारे हाथ में आ गया था। तो हमने पंचवर्षीय योजना बनाई किस लिए? आधारिक संरचना को बढ़ाने के लिए। लेकिन हमारी आधारिक संरचना जितनी हमें चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ सकी, इसलिए लिखा हुआ है अपर्याप्त आधारिक संरचना। मतलब जितनी हमें चाहिए उतनी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है, इसलिए इसे बोलते हैं अपर्याप्त आधारिक संरचना। और पक्षपात पूर्ण वितरण। पक्षपात वितरण का मतलब हुआ कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास थे ना, जो भी हमारे पास संसाधन थे उनका वितरण एक समान नहीं हुआ। हमने पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि हमारा दीर्घकालीन उद्देश्य था कि जो हमारे पास संसाधन होंगे, रिसोर्सेज होंगे, उनका वितरण कैसे करेंगे? एक समान करेंगे, लेकिन वो हमसे नहीं हुआ। ठीक है। तो ये कुछ असफलताएं थी। क्या क्या असफलताएं हैं? पहली बात निर्धनता, दूसरी बात हमारे सामने बेरोजगारी संकट खड़ा हो गया, तीसरी बात हमारा वितरण पक्षपातपूर्ण रहा, चौथी बात हमें जितनी आधारिक संरचना की जरूरत थी उतनी नहीं मिली, पांचवी बात क्या हो गई? हमारे सामने मुद्रास्फीति हो गई। अब देखो बच्चा कह रहा है सर मुद्रास्फीति क्या होता है? तो मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि कीमतें क्या होती है? धीरे धीरे करके क्या होती है? बढ़ने लगती है और पैसे की वैल्यू क्या होती है? धीरे धीरे करके कम होने लगती है। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने आंसर को कि हमने एग्जाम में कैसे लिखना है। देखो पहला पॉइंट क्या है? दयनीय निर्धनता। और हमने इसके सब पॉइंट्स बना के लिखने क्या लिखना है? नियोजन का मुख्य उद्देश्य मतलब जो हमने प्लानिंग करी थी उसका हमारा बेसिक मोटिव क्या था? बेसिक मोटिव था निर्धनता का उन्मूलन करना, मतलब निर्धनता को खत्म करना। परंतु भारत में जनसंख्या का 21.9% भाग, इसका मतलब 21% लोग आज भी क्या है? निर्धनता रेखा से नीचे रहते हैं। निर्धनता रेखा से नीचे रहते हैं आज भी कितने परसेंट? 21.9%। अब देखो बच्चा पूछ रहा है सर निर्धनता रेखा क्या होती है? तो निर्धनता रेखा का मतलब होता है एक ऐसी रेखा, एक ऐसा पैरामीटर जिससे हम ये नाप सकते हैं कि हमारे भारत में कितने लोग निर्धन हैं। बाकी इसके बारे में विस्तार से हम अपने पीछे के नेक्स्ट
नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एक पूरा का पूरा चैप्टर है ना प्रोबेबिलिटी का, उसके अंदर जानेंगे। ठीक है, आगे देखो क्या है, विश्व की लगभग 50% कितनी 50% जो निरपेक्ष रूप से निर्धन है वो कहाँ है, भारत में है। इसका मतलब अगर हम अपने भारत के अंदर देखें तो 29%, और जब अपने भारत के लोगों को कंपेयर करें, किससे कंपेयर करें, विदेशों के मुकाबले, तो हमारे भारत में अगर हम ये देखें ना कि अमेरिका के मुकाबले हमारे भारत में कितने हैं, तो 50% लोग क्या कहलाते हैं, बेरोजगार। अब अमेरिका के मुकाबले कैसे देखेंगे, अब देखो हर देश का अलग अलग पैरामीटर होता है। अगर हम इंडियन पैरामीटर के हिसाब से देखिए, मतलब अगर हम इंडिया के नजरिए से देखिए कि भाई निर्धनता रेखा से कितने लोग नीचे लोग हैं, तो कितने नीचे लोग हैं, नीचे लोग हैं 21.9%। और अगर हम उसी अपने ही देश के लोगों को कंपैरिजन टू अमेरिका देखें या किसी विकसित देश के देखें, तो वहां के मुकाबले हमें कितने दिखेंगे, 50% दिखेंगे। कितने दिखेंगे, 50% दिखेंगे। क्लियर हो गया। अब देखो बच्चा कह रहा है सर ये निरपेक्ष रूप का मतलब क्या होता है। देखो निर्धनता को ना हम दो रूप से नापते हैं, सापेक्ष रूप में और निरपेक्ष रूप में। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए हम कहाँ जाएंगे, अपने प्रोबेबिलिटी के चैप्टर पे। यहाँ पे इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, निरपेक्ष रूप से और सापेक्ष रूप से। ठीक है, समझ में आया। आगे देखो, मुद्रास्फीति की उच्च दर, इसका मतलब मुद्रास्फीति क्या होगा, धीरे धीरे करके बढ़ गई। देखो भारत स्फीतिकारी जाल से निकलने में विफल रहा, भारत स्फीतिकारी जाल से निकलने में विफल रहा। अब देखो स्फीतिकारी जाल क्या होता है, स्फीतिकारी जाल का मतलब होता है एक बार कीमतों का बढ़ना, एक बार मजदूरी का बढ़ना, फिर कीमतें बढ़ जाएगी, फिर मजदूरी बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, एक स्फीतिकारी जाल बन जाता है हमारे सामने। इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसी जाल के अंदर फंसे रह गए। मतलब क्या होगा, कीमतें बढ़ेगी, कीमतें बढ़ने से फिर मजदूरी बढ़ेगी, फिर मजदूरी बढ़ेगी तो फिर से कीमतें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसको हम ना मजदूरी कीमत जाल भी कहते हैं, ध्यान रखना। आगे देखो, तो क्या हुआ, मुद्रास्फीति की उच्च दर किसकी वजह से, तो हमने पंचवर्षीय योजना बनाई, लेकिन हम जो चाहते थे वो हम प्राप्त नहीं कर पाए, उसमें क्या रह गए, विफल रह गए। इसीलिए हमने क्या बोल दिया, इसको असफलता बोल दी। देखो मुद्रास्फीति की उच्च दर के कारण, मतलब जो कीमतें थी वो बढ़ रही थी, और उनके बढ़ने के कारण क्या हो रहा था, लोगों की वास्तविक आय में घटने की प्रवृत्ति हो रही थी। मतलब लोगों की जो वास्तविक इनकम थी वो क्या हो रही थी, घट रही थी। इसका मतलब कीमत स्तर बढ़ रहा था और वास्तविक आय क्या हो रही थी, घट रही थी। अब बच्चा कह रहा है सर वास्तविक आय क्या होती है। देखो दो तरह की इनकम होती है, एक होती है वास्तविक इनकम। वो कैसे होता है, जैसे मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो आपके पास 100 रुपए है, कितने हैं, 100 रुपए है, आपकी इनकम कितनी है, 100 रुपए है, और आप एक ब्रेड का पैकेट लेने जाते हो, किस चीज का, ब्रेड का, और वो है कितने का, 10 रुपीज का। कितने का है, 10 रुपीज का। ठीक है, और आपकी इनकम कितनी है, 100 रुपए है। ध्यान से समझना, इधर बोर्ड की तरफ देखो, कितने हैं, आपकी इनकम कितनी है, 100 रुपए है, और आप ब्रेड का पैकेट लेने जाते हो, कितने का आता है, 10 रुपए का। अगर हम सारी इनकम से ब्रेड का पैकेट खरीदे तो कितने ब्रेड के पैकेट आएंगे, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, इनकम कितनी है मेरी, 100 रुपए सर। ठीक है, ब्रेड का पैकेट कितने का है, 10 रुपए का है। अगर मैं सारी इनकम से ब्रेड खरीदने जाऊं तो कितनी ब्रेड आएगी, तो क्या है वो, 10 ब्रेड आएगी। कितनी आएगी, 10 ब्रेड के पैकेट आ जाएंगे ना। अब सपोज करो कि ये जो रेट है, ये रेट हो गया 15 रुपए या 20 रुपए हो गया मान लो, मतलब ब्रेड का पैकेट अब कितने का आ रहा है, 20 रुपए का आ रहा है। ठीक है, तो अब हम कितने पैकेट खरीद सकते हैं, देखो बच्चा बता रहा है कितने खरीद सकते हैं, बताओ भाई, वो कह रहा है 5 खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी इनकम कम हो गई ना। अब वो बच्चा कह रहा है सर इनकम तो उतनी ही है, 100 रुपए है। एक बात को जरा ध्यान से समझो, पहले मैं अपने पैसे से, अपनी सारी इनकम से 10 ब्रेड के पैकेट खरीद सकता था, और आज मैं उसी इनकम से केवल 5 पैकेट खरीद सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे लिए वो पैसे क्या हो गए, कम हो गए। तो इसका मतलब मेरी वास्तविक आय, मतलब रियल में तो, वैसे तो मेरी आय एक्चुअल में तो उतनी ही है, लेकिन रियल में मेरी आय क्या हो गई है, कम हो गई है। और ये किसकी वजह से हुई है, ये कीमत बढ़ने की वजह से हुई है ना। कीमत बढ़ गई थी ना, 20 रुपए का पैकेट हो गया था, तो कीमत बढ़ने की वजह से मेरी आय क्या हो गई है, कम हो गई है। इसी को बोलते हैं हम क्या, वास्तविक आय का कम हो जाना। और ये सब हुआ क्यों, क्योंकि जो हमने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई थी, वो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं उस तरह से काबिल नहीं हो पाई जिस तरह से हमने प्लानिंग की थी, और ये असफलताएं हैं। मतलब कीमत स्तर क्या हो गया, वो हमारे नियंत्रण से बाहर हो गया, कीमत स्तर को हम रोक नहीं पाए। ठीक है, लोगों की वास्तविक आय में घटने की प्रवृत्ति होती है, मुद्रास्फीति होती है, तो लोगों की आय क्या होती है, घट जाती है। कैसे घट जाती है, मैंने समझा दिया। ठीक है, आगे देखो, केवल पहली योजना पे, इसका मतलब जो पहली पंचवर्षीय योजना बनाई थी ना,
उसमें वो एक ऐसा अपवाद है। कैसा अपवाद है? अब अपवाद क्या होता है? अपवाद का मतलब होता है कि एक जगह तो एक काफी टाइम से तो कंटिन्यू बढ़ रही है, बस एक जगह घटी, तो इसका मतलब ये इसका अपवाद हो गया ना। हाँ, अपवाद का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, देखो जिसमें कीमत स्तर कम हुआ, मतलब केवल पहली योजना ऐसी थी, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 ऐसी थी जिसमें कीमत स्तर हमारा क्या हो गया? घट गया। बाकी सब में क्या हुआ? कीमत स्तर हमारा क्या हुआ है? बढ़ा है। देखो, लेकिन अन्य सभी योजनाओं में कीमतों में तेजी वृद्धि दर्ज की गई। बाकी सभी योजनाओं में कीमतें क्या हुई? धीरे धीरे करके बढ़ी है। ठीक है, आगे देखो बेरोजगारी संकट खड़ा हो गया हमारे पास। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1951 के बाद क्या हुआ था? जनसंख्या विस्फोट हुआ था। इसका मतलब हम कितनी भी प्लानिंग कर ले, लेकिन जनसंख्या हमारी क्या हो रही थी? तेजी से बढ़ रही थी, और उसकी वजह से क्या हुआ? बेरोजगारी। क्या हुई? बेरोजगारी। ठीक है, देखो रोजगार के अधिक से अधिक अवसरों का सृजन करने के बावजूद भी हमने पंचवर्षीय योजना लगाई, पंचवर्षीय योजना से नए नए रोजगार उत्पन्न किए, लेकिन फिर भी हमारी जनसंख्या क्या हो रही थी? तेजी से बढ़ रही थी, जिसकी वजह से क्या होगा हमारे सामने? बेरोजगारी संकट। ये भी क्या है? असफलता है। ठीक है, देखना ध्यान से, रोजगार के अधिक से अधिक अवसरों का सृजन करने के बावजूद भी क्या हुआ? बेरोजगारी की चुनौतियां अभी भी कम नहीं हुई। बेरोजगारी हमारे पास फिर भी क्या हुई? धीरे धीरे करके बढ़ती रही। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना के बाद, मतलब पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी थी? 1951 के बाद 53 लाख लोग क्या थे? बेरोजगार थे। कितने थे? 53 लाख। ये ना अप्रोक्सीमेटली डेटा है, एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, जो कि 11वीं योजना तक 4 करोड़ से अधिक हो गए। मतलब पहली योजना में केवल 53 लाख लोग बेरोजगार थे, और हम योजनाएं बना रहे हैं, अब अपने विकास की प्लानिंग कर रहे हैं, तब भी बेरोजगारी हमारी क्या हो रही है? बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गई है? 4 करोड़ तक पहुंच गई। ठीक है, कहां तक पहुंच गई? 4 करोड़ तक पहुंच गई। तो ये हमारे सामने क्या है? असफलता ही तो है। एक तरफ तो हम चाहते हैं बेरोजगारी कम हो, दूसरी तरफ जनसंख्या बढ़ने की वजह से बेरोजगारी कम होने का नाम ले ही नहीं रही। ठीक है, आगे देखो, जो कि समाज में अशांति की गंभीर कारण है, अशांति का गंभीर कारण है। क्योंकि जब बेरोजगारी होगी तो अशांति क्या होगी? बढ़ेगी, चोरी बढ़ेगी, चकारी बढ़ेगी। ठीक है, विकास की प्रक्रिया के लिए खतरा है। अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्या होगा? हमारा विकास भी नहीं होगा। देखो आखिरी पॉइंट है अपर्याप्त आधारिक संरचना। इसका मतलब हमें जितनी चाहिए थी, भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट के मुकाबले तो हमारी बढ़ गई, लेकिन हमारे को जितनी चाहिए थी उतनी मात्रा में नहीं मिली। ठीक है, नियोजन के बावजूद, प्लानिंग के बावजूद आधारिक संरचना का विकास अपर्याप्त रहा। अपर्याप्त रहा मतलब जितना हमें चाहिए था उतना नहीं हुआ। आगे देखो, वास्तविक विकास समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहे। वास्तविक विकास समृद्धि मतलब जितना हमें डेवलपमेंट चाहिए था उतना डेवलपमेंट हमें नहीं मिला। ठीक है, प्राप्त करने में असफल रहा। विशेष रूप से बिजली का अभाव। ठीक है, आपने देखा होगा आज भी हमारे देश में इतने साल होने के बावजूद भी हमने 70+ ईयर कंप्लीट कर लिए अपने आजादी के, लेकिन आज भी हमारे देश में सभी जगहों पे बिजली नहीं पहुंची है। ठीक है, बिजली का अभाव देश के विकास एवं समृद्धि की प्रक्रिया में गंभीर बाधा बना हुआ है। और आपको पता है बिजली हमारी आधारिक संरचना है ना, बेसिक है ना हमारे लिए, तो फिर भी मतलब पहले के मुकाबले तो ठीक हो गया, लेकिन जितना हमें चाहिए था उतना नहीं हुआ। आगे देखो, पक्षपातपूर्ण वितरण। ठीक है, इसका मतलब जो रिसोर्सेज थे उसका बंटवारा सही से नहीं हुआ। आपने देखा होगा अच्छे स्कूल शहर में, गांव में स्कूल नहीं है, संसाधन है ना, अच्छे हॉस्पिटल शहर में, गांव में नहीं है, तो जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसका बंटवारा हमने ठीक से नहीं किया। देखो आर्थिक तथा सामाजिक समानता। ठीक है, आर्थिक तौर पे भी और सामाजिक तौर पे भी क्या लाना था? समानता। ये हमारा उद्देश्य था, लेकिन क्या हम प्राप्त कर पाए? नहीं। देखो नियोजन के प्रमुख लक्ष्य थे। क्या थे? प्रमुख लक्ष्य थे, परंतु यह भारत में नियोजन की मुख्य विफलता रही। हम आर्थिक और सामाजिक समानता नहीं ला पाए। आपको दिखती है कहीं आर्थिक और सामाजिक समानता हो? आर्थिक समानता मतलब आर्थिक तौर पर सभी एक समान हो और समाज में सारे सामाजिक तौर पर भी एक समान हो, दिखता है कहीं? नहीं ना। हाँ देखो, अभी आर्थिक व सामाजिक असमानता ने सरकार को, आर्थिक और सामाजिक असमानता ने सरकार को कमजोर वर्ग को आरक्षण देने के लिए मजबूर किया। जब सरकार को दिखा ना क्या कि भाई हम असमानता को खत्म नहीं कर पा रहे, तो सरकार ने क्या दिया? आरक्षण दिया। ठीक है, किसको? कमजोर वर्ग को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले हम ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या रहा है। चलो ध्यान से क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, क्या रोजगार सृजन
अभी ध्यान से समझना, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा होता है ये। देखो क्या है, क्या रोजगार सृजन, रोजगार सृजन का मतलब रोजगार उत्पन्न, ठीक है, की दृष्टि से, अगर हम रोजगार उत्पन्न की दृष्टि से देखें तो योजना उद्देश्य के रूप में आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण मतलब एक तरफ तो हम चाहते हैं कि नए नए रोजगार उत्पन्न, दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं आधुनिकीकरण का। आधुनिकीकरण का मतलब क्या होता है, नए नए युग की मशीनों का आना। अगर हम नए नए युग की मशीनों को लेके आ रहे हैं तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना, कम थोड़ी ना होगी। लोगों को रोजगार मिलेगा थोड़ी ना, कम थोड़ी ना होगा, मिलेगा नहीं ना। देखो अभी क्या कह रही है, विरोधाभास पैदा करता है, विरोधाभास, आधुनिकीकरण विरोधाभास पैदा करता है, व्याख्या कीजिए। ये कह रहा है भाई, अगर आप नियोजन के उद्देश्य से देखें तो रोजगार उत्पन्न करने के लिए जो आप कह रहे हो ना, आधुनिकीकरण करो, मतलब नए नए औजार लेके आओ। कहने का मतलब ये है कि भाई खेती ट्रैक्टर से करो, तो जब हम खेती ट्रैक्टर से करेंगे तो लोग बेरोजगार भी तो होंगे। तो ये वही तो कह रहा है कि आधुनिकीकरण विरोधाभास पैदा करता है। विरोधाभास का मतलब होता है हमें आभास कुछ हो रहा है और हो कुछ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, नई नई मशीनें लेके आ रहे हैं, हम चाहते हैं रोजगार बढ़ जाए, और नई नई मशीनें लेके आ रहे हैं, लोग क्या हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं। विरोधाभास हो गया ना, हम चाहते तो क्या है, रोजगार बढ़े, लेकिन हो क्या रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो जरा इस क्वेश्चन के आंसर को देखना, ध्यान से देखना जरा, ठीक है। क्या है, देखो उद्देश्यों में विरोधाभास का अर्थ है, इसका मतलब जो हमने मोटिव रखा, हमने आधुनिकीकरण किस मोटिव से किया, हमने आधुनिकीकरण किया ताकि नए नए लोगों को रोजगार मिल सके और सभी को रोजगार मिल सके और बेरोजगारी संकट हमारा क्या हो जाए, खत्म हो जाए, इसीलिए किया ना। तो देखो उद्देश्यों में विरोधाभास का अर्थ है कि दो उद्देश्यों को एक साथ उपलब्ध नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हम, हमारे दो उद्देश्य हैं, एक तरफ हम चाहते हैं नई नई मशीनें आ जाए, दूसरी तरफ हम चाहते हैं क्या, दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि रोजगार भी बढ़े, तो ये दोनों उद्देश्य एक साथ पूरे नहीं किए जा सकते। आगे देखो, एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें दूसरे का बलिदान करना होगा। अगर हम एक उद्देश्य को चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि नई नई मशीनें आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेरोजगारी संकट को तो झेलना पड़ेगा। ये किसका अर्थ है, ये अर्थ है विरोधाभास का। लेकिन अभी जरा ध्यान से देखना, परंतु यह केवल अल्पकाल में होगा। क्या अल्पकाल में होगा, अल्पकाल में होगा कि लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, आप सोचो, तो आपको समझ में आएगा कि इससे रोजगार क्या होगा, बढ़ेगा भी। कैसे बढ़ेगा, अब जो लोग पहले खेतों में काम कर रहे थे, अब ट्रैक्टर आ गया, तो लोग खेत से क्या हो गए, हट गए। अब खेत में काम कौन कर रहा है, ट्रैक्टर काम कर रहा है ना। लेकिन ट्रैक्टर अगर खराब होता है या ट्रैक्टर अगर बनता है तो उसको बनाने के लिए लोग नहीं चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब जो हमें श्रम चाहिए वो कुशल चाहिए। कुशल का मतलब पढ़े लिखे, साक्षर, या जिनको किसी ना किसी चीज की नॉलेज हो। देखो परंतु यह केवल अल्पकाल में होगा और वहां भिन्न भिन्न प्रकार के रोजगार सृजित होंगे, वह नए नए प्रकार के रोजगार क्या होंगे, उत्पन्न होंगे। देखा होगा आपने कि बैंकों के अंदर कंप्यूटर आ गए ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैनुअली वहां पे जो हम लोग लगाते थे वो ज्यादा लोग की जरूरत होती थी। अब कंप्यूटर आ गया, मशीन आ गई, तो क्या हो गया, कम लोगों की जरूरत हो गई, तो कुछ लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। लेकिन अगर हम इसका दूसरा नजरिया देखें तो उस मशीन को रिपेयर करने के लिए, उस मशीन को बनाने के लिए, ठीक है, उस मशीन को यूज करने के लिए हमें लोग चाहिए ना। इसका मतलब हमें कौन से लोग चाहिए, अब हमें चाहिए कुशल श्रमिक चाहिए, ठीक है। देखो आगे, परंतु जिस प्रकार की नौकरियों का सृजन होगा, मतलब मशीनें आने से जिस प्रकार की नौकरियां उत्पन्न होंगी, उनके अनुसार श्रम में केवल कौशल होना आवश्यक होगा। मतलब अब नौकरियां किसको मिलेगी, जिसके अंदर कोई ना कोई क्या होगा, कौशल होगा ना। तो इसीलिए इसे कहते हैं कि क्या रोजगार सृजन की दृष्टि से योजना का उद्देश्य, हमने पीछे पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था हमारे पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, आधुनिकीकरण था। याद करो जल्दी से, हमने तीसरी वीडियो में पढ़ा था इस चैप्टर की कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य आधुनिकीकरण करना है। और फिर आधुनिकीकरण करेंगे तो क्या होगा, रोजगार क्या होंगे, कम हो जाएंगे। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अल्पकाल में तो रोजगार कम हो जाएंगे, आई एक्सेप्टेड, लेकिन बाद में क्या होगा, दीर्घ काल में हमारे रोजगार क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। और वो भी कैसे रोजगार बढ़ेंगे, तो कुशल होना आवश्यक है। मतलब केवल रोजगार किसको मिलेगा, जो लोग क्या होंगे, कुशल होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया हो कोई भी पॉइंट, कोई भी लाइन, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और एक सबसे जरूरी काम, आपको वीडियो को शेयर
जरूर करना है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लियर। आज हमारा ये चैप्टर क्या हो गया है, खत्म हो गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो चैप्टर कौन सा स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर नंबर 3। क्या नाम है, कृषि। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने चैप्टर नंबर 3 के साथ, कृषि के साथ। और जल्द हमारी एमसीक्यू टाइप मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चन टाइप सीरीज भी आने वाली है, तो देखना बिल्कुल भी ना भूले और वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार।